हे गाइस, अनुज हियर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो बेसिकली आज हम जानेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है और जो आपके डिफरेंट ऑनलाइन जजेस होते हैं, जैसे कि आपका कोड शेफ, कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, इन सब के ऊपर जो आपके ऑनलाइन जजेस होते हैं वो किस तरीके से आपके काम करते हैं और किस बेसिस पे आपको जज करते हैं। और आपका जो एक एरर आता है ना, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर, TLE, आपने काफी बार देखा हो, वो आपका एरर ना आए या फिर कम से कम बार आए, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या, ये वाला वर्ड आपने आज तक शायद काफी बार सुन भी लिया होगा, लेकिन शायद समझ में ना आया हो ठीक से कि बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। तो आज समझते हैं। बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं यार, आपकी एक लेंथ ऑफ इनपुट होती है वर्सेस टाइम, इनका एक ग्राफ होता है। ठीक है, आपका वाई एक्सिस पे होता है कि टाइम, और एक्स एक्सिस पे होता है आपका कि लेंथ ऑफ इनपुट, और इसके बीच में जो एक ग्राफ बन के निकल के आता है वो आपका होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल। ठीक है, एक बार जरा इसे ठीक से देखते हैं। तो ये हमारा एक स्लाइड है सुंदर सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, जरा देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ इनपुट। ये बिल्कुल वही चीज है जो अभी तक मैंने आपको बताई कि आपका बेसिकली एक ग्राफ है जिधर आपका एक्स एक्सिस पे है लेंथ ऑफ इनपुट, वाई एक्सिस पे आपका टाइम, और इसके बीच में जो ग्राफ बन के निकल के आता है वो आपका होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो जैसे कि आपका ये ग्राफ है और इधर एक्स एक्सिस पे आपका एन और वाई एक्सिस पे आपका है टाइम। यहाँ पर जो n है ये आपकी लेंथ ऑफ इनपुट होती है। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे आपको पहले बता देते हैं कि इस क्वेश्चन की जो अंदर जो आपकी आपकी n जाने वाली है, इसके अंदर जो लेंथ ऑफ इनपुट जाने वाली है, सपोज करो एरे दे रखा है तो एरे का जो साइज जाने वाला है वो इतना जाने वाला है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है, और ये आपका बेसिकली टाइम है। तो इस दोनों के बीच में जो ग्राफ बन के निकल जाता है वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। जो हम कहते हैं कि एक इसकी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब आपका ग्राफ जो है वो n पे डिपेंडेंट ही नहीं है, इसका मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। तो ये आपकी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, आपकी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। वहीं पे हम कहते हैं कई बार क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होता है, आपका ग्राफ उस टाइम पे कुछ ऐसे जा रहा होता है। इसी टाइप की आपकी अलग अलग टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आपका एक लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बोल देते हैं तो वो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होता है, राइट। तो ये आपकी लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो मल्टीपल टाइप की आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज अलग अलग एल्गोरिथम्स के निकल के आती हैं, और हमें एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी एल्गोरिथम चूज करनी होती है जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गिवन टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर इजीली सॉल्व हो पाए। अब बात कर लेते हैं कि आपके ऑनलाइन जजेस होते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली होता क्या, जब भी आप अपने कोड शेफ पर जाते हो या फिर कोड फोर्सेस पे या फिर किसी भी ऑनलाइन जज के ऊपर जाते हो और एक अपने क्वेश्चन में आप सबमिट दबाते हो, तो होता क्या है, आपका वो जो कोड है वो उनके सर्वर पर जाता है। वो अपने सर्वर पे आपके कोड को रन कर रहे होते हैं और उसके बाद उसको मल्टीपल टेस्ट केसेस के ऊपर अपने चलाते हैं, और वहां पर वो देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है आपके कोड को, और वहां से वो आपका टाइम निकालते हैं। अगर उनका टाइम जो है वो गिवन टाइम के रेंज में आ रहा है, अगर उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि इसकी 2 सेकंड टाइम लिमिट या 1 सेकंड टाइम लिमिट है, उसके अंदर वो आ रहा है, तो आपका बैकएंड से आता है फ्रंट एंड को, मतलब आपकी स्क्रीन पे दिखता है कि आपका कोड सही चल गया है। अगर वहां पर आपका टाइम उनके बैकएंड पर, उनके सर्वर पर टाइम ज्यादा लग रहा है आपके कोड को, तो आपको बताता है कि TLE आ गया, मतलब टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। इस तरीके से आपका कुछ काम कर रहा होता है। तो मतलब आपका जो कोड है उनके बैकएंड पर फास्ट तरीके से काम करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग लेंथ के लिए, अलग अलग लेंथ ऑफ इनपुट के लिए अलग अलग आपकी एल्गोरिथम्स होती हैं और उनकी अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइंड है। जैसे कि अगर आपकी लेंथ जो है वो n जो है आपका 10 या 11 तक जा रहा है, तो आपकी जो वर्स्ट केस एल्गोरिथम होगी वो आपकी n फैक्टोरियल या फिर n⁻6 तक जा सकती है। अब ये निकला कैसे, ये कैसे पता चला? तो बेसिकली होता क्या यार, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक, फॉलो द रूल 10⁸ ऑपरेशन। तो 10⁸ ऑपरेशन का रूल अगर आप फॉलो करोगे तो आप हमेशा सेफ रहोगे। तो बेसिकली रूल क्या कहता है, तो ये रूल ये कहता है कि आपका जो ऑनलाइन जज है वो आपके 10⁸ ऑपरेशंस कर सकता है। ठीक है, 10⁸ ऑपरेशन ही कर सकता है। तो आप अगर उसको बोल रहे हो कि लेंथ जो है वो 10 या 11 तक ही जा सकती है, तो इसका मतलब आप उसके अंदर 10⁻6 या फिर 11⁻6 तक के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि 11⁻6 इज स्टिल लेस देन 10⁸। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको बोल रखा उन्होंने कि n जो है वो आपका 10 या फिर 11 तक ही है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो आप 11⁻6 वाली एल्गोरिथम भी इसके अंदर लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 11⁻6 के एल्गोरिथम मतलब, तो बेसिकली एक ऐसे एल्गोरिथम है जिसके अंदर आपने फॉर लूप 6 बार नेस्ट किया हुआ है, या फिर एक ऐसे एल्गोरिथम जहां पर आप 11 फैक्टोरियल तक भी जा सकते हो। 11 फैक्टोरियल मतलब बेसिकली आपके वो वाले क्वेश्चन जहां पे आप सपोज करो परमुटेशंस आपको निकाल लिया, तो वहां पर आपकी अगर लेंथ 10 या 11 तक ही जा रही है कैरेक्टर्स की, तो भी ये वाला काम कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझना है, 10⁸ वाले रूल को हमेशा फॉलो करना है। तो ये तो आपका तब होता है जब आपका n जो वो 10 या 11 तक ही जा रहा है, लेकिन सपोज करो अगर आपका n 15 या 18 तक जा रहा है, तो आपकी ये वाले एल्गोरिथम वहां पे काम करते हैं, जहां पर आपका जो वर्स्ट एल्गोरिथम है वो 2⁻n × n² तक जा रही हो।
अब ये वाली एल्गोरिथम आप पूछेंगे भैया कौन सी वाली एल्गोरिथम ऐसे जा रही होती है, तो बेसिकली इसको इस तरीके से समझो यार, आपका 2 रेज़ पावर n कब काम करता है, तो 2 रेज़ पावर n आपका बेसिकली आपने देखा होगा जो आपके बाइनरी सर्च वाले क्वेश्चन होते हैं, नॉट बाइनरी सर्च, बाइनरी ट्री वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर जहां पर आप एक रिकर्सिव तरीके से आगे बढ़ रहे होते हो, ये रिकर्सिव ट्री में आप ऐसे जा रहे होते हो, तो वहां पर आपके किसी भी n पे, सपोज करो n इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n2 है, यहाँ पर n3 है, तो आपके 2 रेज़ पावर n माइनस 1 ये नोड्स बन रहे हैं किसी भी लेवल पे, तो आप उतनी बार इटरेट कर रहे हो, राइट। तो वहां पर आप 2 रेज़ पावर n तक जा रहे होते हो, और 2 रेज़ पावर n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, इसका मतलब आप डबल फॉर लूप के अंदर, एक नेस्टेड फॉर लूप के अंदर आप ये वाले एल्गोरिथम को परफॉर्म कर रहे हो। तो काफी एल्गोरिथम होती है जो इस तरीके से परफॉर्म कर रही होती है, जहां पर आपकी 15 या 18 तक अगर n जा रहा है तो आप बच जाओगे। आगे मूव करते हैं, अगर आपका 18 से 22 जा रहा है तो सिमिलरली आपका 2 रेज़ पावर n मल्टीप्लाई बाय n, मतलब इस बार आप नेस्टेड फॉर लूप नहीं, सिंगल फॉर लूप के अंदर अगर आप इस वाले ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो तो भी आप बच जाओगे। अगर आपका n जो है वो 100 तक जा रहा है तो आपकी जो वर्स्ट केस एल्गोरिथम है वो n पावर 4 तक ही जा सकती है। समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है? आपका बेसिकली n जो है वो ऑपरेशन जो वो आपके 10 पावर 8 ही ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, ये आपकी लिमिट है। 10 पावर 8 ऑपरेशन रूल हमें याद रखना है। अगर आपका n 10 पावर 8 तक अगर आपके ऑपरेशन 10 पावर 8 तक जा रहे हैं, और अगर आपको n बोल रहा है कि आपके जो n है वो आपके 10 पावर 2 तक, मतलब 100 तक ही जा सकते हैं, तो आप जो एल्गोरिथम चूज कर सकते हो वो आपकी n पावर 4 तक जा सकती है। n पावर 4 तक मतलब बेसिकली एक ऐसे एल्गोरिथम जहां पर आपका जो फॉर लूप है वो 4 बार नेस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपका n जो है वो 400 तक जा रहा है तो आपकी O ऑफ n क्यूब तक वाली एल्गोरिथम में आप सेफ रहोगे। अगर आपका 2000 तक जा रहा है तो आप n स्क्वायर टाइम log n वाली एल्गोरिथम में सेफ रहोगे। सिमिलरली अगर आपका n जो वो 10 रेज़ पावर 4 तक जा रहा है तो आपका जो O ऑफ n है, बेसिकली आपकी जो एल्गोरिथम है वो आपकी O ऑफ n स्क्वायर तक जानी चाहिए। अगर आपका 1 मिलियन जा रहा है तो आपका n log n तक जाना चाहिए। अगर आपका 10 पावर 8 तक जा रहा है तो आप सेफ रहोगे अगर आप O ऑफ n बनाते हो, या फिर बेस्ट होगा अगर आप O ऑफ log n बना दो, या फिर और भी अच्छा होगा अगर आप कांस्टेंट स्पेस मतलब O ऑफ 1 में कर दो उसे। तो यहाँ पर आपकी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आप देख रहे होते हो कि आपको देखोगे यार मेरा जो n है वो इस रेंज का है, तो मुझे कौन सी वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले एल्गोरिथम को चूज करना चाहिए जिससे कि मेरा TLE ना आए, ठीक है। तो 10 रेज़ पावर 8 ऑपरेशन वाले रूल को हमेशा हमें फॉलो करना है। तो ये तो आपका हो गया 10 रेज़ पावर 8 ऑपरेशंस वाला रूल, लेकिन अगर इसको भी हम कई बार फॉलो कर रहे होते हैं और हमारा फिर भी TLE एरर आ जाता है, वो एरर कैसे आता है जरा वो देख लेते हैं। तो ओवरकम TLE, तो हो सकता है अगर आप जावा में हो और आप बहुत सारी इनपुट ले रहे हो या फिर बहुत सारा आउटपुट कर रहे हो, सपोज करो आप 2D मैट्रिक्स बहुत सारे इनपुट ले रहे हो और 2D मैट्रिक्स बहुत सारे आउटपुट कर रहे हो, या फिर बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स आउटपुट कर रहे हो, तो वहां पर एक बेटर चॉइस होती है कि आप फास्ट इनपुट आउटपुट के मेथड्स को ट्राई करो, क्योंकि वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को काफी हद तक रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जावा के अंदर आपकी एक बफर रीडर क्लास होती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है अगर आपको इनपुट आउटपुट लेनी है तो। और सिमिलरली अगर आप C++ के अंदर हो तो आप सी इन सी आउट ना यूज करके आप प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शंस का यूज करो, वो आपके बहुत ऑप्टिमाइज होते हैं। तो ये दोनों आपको यूज करने चाहिए। अगर आप दूसरी चीज होती है कि कई बार आप लूप्स लगा रहे होते हो लेकिन आप लूप से बाहर नहीं आ रहे होते। आपके क्वेश्चन में बोल दिया कि आपका जो n है ना वो 10 पावर 6 तक जा सकता है, तो आप बोलते हो ठीक है 10 पावर 6 तक जा रहा है, n log n वाली एल्गोरिथम इसके अंदर लगा देता हूं। तो आप क्या करोगे, बार बार ना एक लूप चलाओगे, पूरा उसे n तक लेके जाओगे, मतलब 10 पावर 6 तक बार बार लूप को लेके जा रहे हो। रिजल्ट आपका वो पहले ही आ गया लेकिन फिर भी आप लूप को बार बार चलाए जा रहे हो पूरा। तो पूरा एंड तक लूप को मत चलाओ यार। अगर आपका रिजल्ट आपको लगता है पहले ही मिल गया है तो लूप से ब्रेक कर जाओ, ठीक है। ये थोड़ा आपका जो इफिशियंसी को थोड़ा सा इंप्रूव करने में आपकी वहां पे भी हेल्प करता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम इंप्रूव करेंगे तो आपकी जो थोड़ा सा जो आपका रह रहा ना कि आपका ये वाला एक टेस्ट केस रह गया, वो हो सकता है कि इस वजह से आपका रह गया हो, वो आपका इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करके आपका काम बन जाए। एक तो आप फास्ट इनपुट आउटपुट मेथड को यूज करो, दूसरा आप लूप से पहले ही बाहर आ जाओ अगर आपको लग रहा है कि लूप मतलब आपको रिजल्ट मिल चुका है। तीसरी चीज होती है यार एक कैशिंग। कैशिंग मतलब आप बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर आप देखोगे तो वहां पर एक कैशिंग का कंसेप्ट होता है। बेसिकली आप अपने रिजल्ट को स्टोर कर लेते हो, जो आपने प्रीवियस फाइंड किया था उस रिजल्ट को आप स्टोर कर लो, जिससे कि नेक्स्ट टाइम पे मैं अगर मेरे पास नया क्वेश्चन आता है और उसको लगता है कि मैंने ऑलरेडी उस रिजल्ट अपने मेमोरी में सेव किया हुआ है तो मैं कंप्यूटेशन दोबारा ना करूं, मेमोरी में से निकाल के दे दूं। कैशिंग का कंसेप्ट बेसिकली यही होता है। तो डीपी के क्वेश्चंस के अंदर वो आप बेसिकली कैशिंग लगा रहे होते हो, वहां पे आप वो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं। स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ हम उसे कहते हैं कि आप स्पेस ज्यादा यूज करके अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहे हो। तो वो भी एक अच्छी बैट होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है तो वहां पे आप स्पेस लगा दो थोड़ा सा, ठीक है। आप कैशिंग कर दो, आप एक ऑक्सिलरी एरे बना लो अपने लिए जिसके अंदर आप कैशिंग कर रहे हो, या फिर एक मैप बना लो, हैश मैप बना लो जहां पे आप कैशिंग कर रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है यार, आप ये दोनों चीजें भी कर लेते हो, आप अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी ख्याल रख रहे हो, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन जो है वो TLE दे ही देता है। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, एंड द सी ऑप्शन इज चेंज योर अप्रोच, थिंक डिफरेंटली, फाइंड द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन।
कि यहाँ पर आपकी कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि ऐसी अप्रोच हो जो आप सोच ही नहीं पा रहे हो। थोड़ा सा एक ऑप्टिमाइज तरीका उसमें ज़्यादा जाने का ट्राई करो। मतलब अपनी जो भी अप्रोच थी अब इसको थोड़ा सा भूल जाओ, एक नई अप्रोच मतलब पूरा अलग तरीके से सोचने लग जाओ। थोड़ा मुश्किल होता है ये वाला स्टेप, लेकिन अगर आपने ये वाला स्टेप कर लिया तो आपका क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो जाएगा। तो कई बार इंटरव्यूज के अंदर भी आपको इंटरव्यूअर्स यही बोल रहे होते हैं कि एक अलग तरीके से हो सकता है क्या यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा स्पेस यूज करें तो क्या हम आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको जब वो हिंट दे रहा होता है ना, तो उन हिंट्स को पकड़ो। वहां पे वो आपको कह रहा है कि यहाँ पे आप स्पेस यूज करो या फिर अपने एल्गोरिथम को अलग से चेंज करो। इस वाले तरीके से अगर चलोगे तो एक आपको सेटिस्फाइड सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये वाली चीजें आपको वहां पे ट्राई करनी होती है। तो यही थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता यार, आपकी TLE एरर ना आए, ये सब आज हमने देख लिया कि आपको TLE एरर आने से कैसे आप बच सकते हो। टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर ये नहीं आना चाहिए। मतलब कितना बुरा लगता है यार कि आपके टिक 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 हो रहे हैं और नीचे वहां पे फिर वो घड़ी वाला साइन बन के आ जाता है कि टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप TLE एरर से बच सकते हो, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर से आप कैसे बच सकते हो। तो काफी सारे फंडे आज हमने देखे, काफी सारे रूल्स हमने देखे जिनसे आप TLE से बच सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को यार, और नया नया चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना, अपना सपोर्ट देना, और इस टाइप की मैं वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए उन्हें यार, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, मैं उनको सॉल्व करूँगा। और इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय। मुझे बोला